ओके बच्चों, जैसा कि आप अभी सीरीज चल रही है कि जो भी स्कूल्स के पेपर हुए हैं वो अलग अलग स्कूल के उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो मैक्सिमम स्कूल का फर्स्ट पार्ट जो आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन वाला वो मैंने करा दिया है। ठीक है, अब मैं लास्ट क्लास में मैंने एलपीएस के पेपर का वो कराया था सोल्यूशन एमसीक्यू क्वेश्चन का। अब मैं उसकी प्रोग्रामिंग पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उन चीज़ों को पूछें और बताएं और समझें भी, क्योंकि ऐसे ही आपको करना है। वो अलग बात है कि जैसे इस पेपर का ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये आपका पुराने पैटर्न से दे दिया गया है तो फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे नाम के साथ में आता है हर चीज़, और यहाँ पे बिना नाम के दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैसे देखा जाएगा क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक शॉप हैज अनाउंस्ड द स्पेशल डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ लैपटॉप गिवन डिटेल बिलो। तो यहाँ पे क्लास का नाम लैपटॉप है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इंपोर्ट वाली लाइन होनी चाहिए, इंपोर्ट वाली लाइन हमारी लिखी है और क्लास का नाम यहाँ पर लैपटॉप हो जाएगा, लैपटॉप। बस पूछते रहिएगा बच्चों कि यहाँ पे अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इस तरीके कोई क्वेश्चन हो। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पर ये वेरिएबल्स के नाम दिए हैं तो ये विद डेटा टाइप बच्चों दिए जाते हैं, और आगे कमेंट लाइन में लिखा भी होता है कि किस वेरिएबल का क्या यूज है। जैसे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल जो बनाते हो ना, तो उसमें जो लिखना होता है पर यूज या पर्पस वाले कॉलम में वो यहाँ पे पहले से लिखा होता है और यही उतार देना होता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वाली टेबल में। तो यहाँ पे नेम है, प्राइस है, डिस्काउंट है और एएमटी है। तो ये आप ऑटोमेटिकली अपने आप से जो है डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। बस ये अपर केस लोअर केस का भी ध्यान रखना है कि अगर स्मॉल में तो स्मॉल में लीजिएगा, अपर केस में तो अपर केस में लीजिएगा, बिल्कुल डिक्टो सेम लेना होता है। तो आपका ये नेम हो गया। उसके बाद आपका प्राइस है तो प्राइस डबल में होगा। प्राइस हो गया। उसके बाद आपका डिस्काउंट और अमाउंट है तो ये भी डबल में होगा, क्योंकि इफ एल्सिफ वाले क्वेश्चन में आपने ज्यादातर देखा होगा ये सब डबल में ही होता है। तो एग्जाम के हिसाब से अगर हम कहें तो आपको सारे वेरिएबल अलग अलग लाइन में ही डिक्लेयर करने हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे जब कराते हैं तब तो हम लोग एक साथ करा देते हैं, और एग्जाम के लिहाज से आपको सारे वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करने हैं। तो जैसे यहाँ पे डिस्काउंट है तो मैंने डबल डिस कर दिया क्योंकि डिस नाम से वेरिएबल है। उसके बाद अमाउंट है तो डबल एएमटी उसमें नाम दिया है तो एएमटी कर दीजिए। बस फिर आपका इसके बाद कंस्ट्रक्टर बनना ही बनना है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें लिखा उन्होंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आता ही नहीं है, डिफॉल्ट ही आता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, इसलिए ऊपर से मैंने लैपटॉप को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो भी वेरिएबल ऊपर हैं इनमें डिफॉल्ट वैल्यू डालनी होती है, यानी इनिशियल वैल्यू जो भी आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। जैसे नेम है तो आप यहाँ पे डबल कोट्स में डबल कोट्स स्टार्ट करो बंद करो इतना दे सकते हो, या यहाँ पे नल भी लिख सकते हो, यानी NU डबल N नल, नल भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका प्राइस है, ये भी सब अलग अलग लाइन में ही कीजिए आप। तो प्राइस डबल टाइप का है तो आपने यहाँ डबल ले लिया। उसके बाद आपका डिस है तो ये भी डबल टाइप का है तो 0.0, आप चाहें तो यहाँ पे डी भी लगा सकते हैं, 0.0D इस तरीके से। और फिर आपका अमाउंट है तो AMT इक्वल टू 0.0।
तो देखिए बच्चों, ये इतना ही लिखना है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि हर वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू डाल दीजिए। तो डिफॉल्ट वैल्यू हमने डाल दी, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी करना जरूरी है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यस सर जब सर। 0.0 डी लिखेंगे तो डी कैपिटल में लिखेंगे कि स्मॉल में? ये ऑप्शनल है बच्चा, आप चाहो तो यहाँ कैपिटल लिखोगे तब भी एरर नहीं आएगी, स्मॉल लिखोगे तब भी एरर नहीं आएगी। तो हमारे हिसाब से आप स्मॉल में ही लिखिए। सर ओके प्राइस सर। को INT में ले सकते हैं? प्राइस चाहे आईएनटी में ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है नहीं। अगर कमेंट लाइन लिखी होती तो उसमें साफ साफ लिखा होता है इंटीजर टाइप इस तरीके से। तो अब नहीं लिखा है तो आप प्राइस को डबल में ले लीजिए, क्योंकि प्राइस पॉइंट में हो सकता है, रियल लाइफ से थोड़ा सा अटैच करके देख लीजिए। उसके बाद ओके सर। देखिए मेथड में इन्होंने खाली कंस्ट्रक्टर बता दिया था, वो भी पैरामीटराइज। तो उन्होंने बच्चों ने बताया था कि स्कूल में करेक्शन करा दिया गया है, तो इसको नहीं करना है, आपको डिफॉल्ट ही बनाना है। उसके बाद जैसे इन्होंने कहा दूसरा काम क्या है, टू एक्सेप्ट द डिटेल। तो इसमें नेम ऑफ कस्टमर एंड प्राइस, दो चीजें इनपुट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये चीज साफ साफ लिखी होती है, आप अपने मन से इनपुट नहीं करा सकते, जो लिखा है वो इनपुट कराना है। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं बताया, जो कि हमेशा आपको फंक्शन का नाम लिख के आता है, चाहे वर्ड इनपुट लिखा हो, चाहे वर्ड एक्सेप्ट लिखा हो, या गेट डेटा, इस तरीके से कुछ भी नाम लिखा होगा। तो नाम नहीं लिखा है और यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो आपकी मर्जी, आप वर्ड इनपुट बनाइए, वर्ड एक्सेप्ट बनाइए, वर्ड गेट डेटा बनाइए, जैसा चाहे वैसे बनाइए। तो हम लोगों को नेम और प्राइस इनपुट करना है। तो नेम, तो यहाँ पे स्कैनर वाली लाइन होनी जरूरी है, क्योंकि आपको वैल्यू इनपुट करनी, जिस फंक्शन में भी वैल्यू इनपुट होगी उसमें स्कैनर वाली लाइन रहेगी आपका। तो एंटर नेम आप यहाँ मैसेज दे सकते हैं, और नेम वाली लाइन ये हो गई। फिर एंटर प्राइस आप यहाँ मैसेज दे सकते हैं। ऐसे बच्चे छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में चल रही हैं वो पूछते रहिएगा प्लीज। तो यहाँ पे प्राइस वाली लाइन हो जाएगी आपकी, और प्राइस के लिए जो भी वेरिएबल आपने ऊपर लिया है, अपने मन से नहीं, जो भी वेरिएबल आपने ऊपर ग्लोबल में लिया है बस वही नाम आपको यहाँ पे देना है। तो ये हो गया, दो चीजें इनपुट करानी है। अब जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कि उनको लगता है कि जितने वेरिएबल ऊपर दिए गए हैं सब में वैल्यू इनपुट करानी है। नहीं बच्चा, उसमें साफ साफ लिखा गया है, ये साफ साफ लिखा गया नेम एंड कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर एंड प्राइस, दो ही चीजें बताई गई इनपुट करने के लिए। तो आप यहाँ पे वेरिएबल तो 4 दिए गए हैं, डिस्काउंट और नेट अमाउंट भी दिया है, तो इसको नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इनपुट फंक्शन बस इतना ही करना है। गुरमीत समझे में आ गया इनपुट फंक्शन में क्या करना है? उसके बाद यस उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोल दीजिए, और लास्ट में यहाँ पे वर्क इनपुट कराने के बाद बंद कर दीजिए, काम खत्म। फिर नेक्स्ट फंक्शन है आपका टू कंप्यूट द डिस्काउंट, टू कंप्यूट द डिस्काउंट, और ये शॉर्टकट में मार दिया है, बाकी डिस्काउंट इस टेबल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अब डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो आपको इफ एल्स इफ की जरूरत पड़ेगी। और डिस्काउंट किससे निकालोगे? प्राइस से। तो यहाँ पे PRIC प्राइस। अब यहाँ पे देखिए टेबल्स के हिसाब से अगर देखें तो अप टू का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू लगाना, लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए। तो प्राइस इज लेस देन इक्वल टू, और कितना प्राइस है यहाँ पे 25,000 रुपए दिया है, तो आप यहाँ पे 25,000 दे दीजिए, ऐसे लगाया जाएगा। अब डिस्काउंट निकलना किस पे है? प्राइस पे निकलना है। तो आप यहाँ पर प्राइस लीजिए, प्राइस, और प्राइस का कितने परसेंट निकालना है? 5% दिखाया गया है। तो 5% को बच्चों आप 5/100 भी लिख सकते हो, और आप 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.05 होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। और ये मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, प्राइस का 5%। तो यहाँ पे आप 5/100 लिख दीजिए। बस ध्यान ये रखना है 5/100 लिखते समय 5 इंटीजर है और 100 भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर डिवाइड करेगा तो इंटीजर रिजल्ट दे देगा, जबकि हमें तो पॉइंट में चाहिए। तो इसलिए 5 को 5 ना लिखकर 5.0, 100 को 100 ना लिखकर 100.0, क्योंकि डबल में कैलकुलेशन हो रही है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये स्टोर किस में करना है? ये डिस में स्टोर करना है, डिस। एक लाइन हो गई। अब देखिए बच्चों कितना आसान है, यही लाइन मैं सब में कॉपी कर देता हूं, क्योंकि और किसी में कुछ अलग से करना ही नहीं होता है, बस परसेंटेज चेंज करना है। यही लाइन सब में कॉपी कर दीजिए,
यानी आपको कुछ नया नहीं सोचना, एक लाइन बनाना आना चाहिए आपको। और ऐसे ही कंडीशन वाली ये भी लाइन आपकी मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, बस वो उसको एंड लगाना होता है दूसरी कंडीशन में, क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग दी होती ना, तो उसके हिसाब से एंड लगा के अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ये अब यहां पर अगली कंडीशन देख लीजिए। अगली कंडीशन में यहां पर 25,001 से 50,000 तक है और 7.5% है। तो 25,001 से 50,000 तक तो हमने लिखा प्राइस, जब दो कंडीशन दी होती है जैसे 25,001 से 50,000 तक, तो पहली वाली कंडीशन में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है और दूसरी वाली कंडीशन में हमेशा लेस देन इक्वल टू लगता है, और बीच में एंड का साइन रहता है, बीच में ये एंड का साइन रहता है। तो 25,001 आप ये लास्ट वाला जीरो हटा के 1 बना दीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 25,001 एंड लेस देन इक्वल टू 50,000। तो पहली वाली कंडीशन में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरी वाली कंडीशन में हमेशा लेस देन इक्वल टू। और ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू लिखेंगे उसमें कॉमा वॉमा धोखे से भी नहीं लगाएंगे। एक दो चीजें ध्यान रखनी होती, एक ये कंडीशन जो है, कंडीशन में जैसे बच्चे धोखे से सेमीकोलन लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, कंडीशन में सेमीकोलन नहीं लगता है। और दूसरा आपका जो है, जब स्टार्टिंग एंडिंग के हिसाब से प्राइस दिया गया होता है तो बीच में एंड लगता है, और पहली वाली कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरी वाली कंडीशन में लेस देन इक्वल टू। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए 7.5 दिया गया था, तो यहाँ पे 7.5 बना दीजिए, 7.5% है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब यहाँ पे अलग से कोई जीरो जीरो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 तो आ ही गया है, जिसमें नहीं होती कोई वैल्यू उसमें लगाना होता है। अब जैसे ये 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख, तो यही वाली कंडीशन देखिए कॉपी कर लेनी है हमको एंड वाली, एक बार बना लीजिए फिर वही कॉपी पेस्ट करते रहिए। 50,000 से 1 लाख, तो पहला तो ग्रेटर देन इक्वल टू में लगेगा, तो 50,001, 50,001 से 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक 1 लाख हो गया। तो वहां पे परसेंटेज क्या दिया है, वहां पे परसेंटेज 10.0 दिया है, तो यहाँ पे 10/100 हो जाएगा, 10/100, ठीक है। और लास्ट वाली जो कंडीशन होती है उसको बच्चों हमेशा एल्स में डाल दीजिएगा, लास्ट वाली कंडीशन जो भी होती है वो एल्स में, तो यानी कि 1 लाख से ऊपर 15% है, तो इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं एल्सिफ फिर से, फिर एल्स नहीं लगा सकते अगर एल्सिफ में ही बना दिया आपने, तो बस ये वाली लाइन कॉपी कर लीजिए और एल्स में यही वाली लाइन डाल दीजिए, और परसेंटेज क्या था आपका, 15% था, तो यहां पर 15% हो जाएगा। गुरमीत जल्दी से बताओ ये वाली कैलकुलेशन कैसे हुई, समझ में आ गया, कहां क्या लिखना होता है, किसका क्या सेंस होता है? यस सर। कोई भी चीज बच्चा पूछना हो तो बहुत अच्छा लगेगा, आप बताओ तो, सर एक बार पूछो तो। हाँ जी बताओ बेटा। अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। हाँ अब ये पेपर बनाने वाले की मिस्टेक है कि उसने अभी ये चीज नहीं बताई है, और नीचे ये गेस लगाना पड़ता है हम लोगों को थोड़ा सा, जैसे यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इन्होंने कंप्यूट डिस्काउंट खाली लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू डिस्प्ले द नेम डिस्काउंट एंड अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, तो ये नहीं बताया गया कि कैलकुलेट इसमें करो, जबकि कैलकुलेट कंप्यूट वाला जो फंक्शन होता है उसी में सब करना होता है। तो ये हम लोग अब जब नीचे देख चुके हैं प्रिंटिंग में, तो कहा गया है कि अमाउंट आफ्टर डिडक्शन, तो इसका मतलब निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इससे बाहर आ जाएंगे तो बाहर हमारा AMT निकालना है, और जो भी प्राइस होगा PRIC, प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है हमेशा, प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये क्या होगा कि इफ कंडीशन ट्रू हो या एल्स इफ ट्रू हो, कोई भी बाहर जब निकलोगे तो आओगे इसी लाइन पे, इसी लाइन पे आओगे, तो ये वाली लाइन किसी भी इफ एल्सिफ में या एल्स में नहीं है, ये सबसे बाहर है। अच्छा मैं अपनी तरफ से एक राय दूंगा कि आप इफ एल्सिफ का प्रोग्राम में हमेशा कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ करके ही कीजिएगा, वो अच्छा माना जाता है, जिससे कि आप जैसे कि डिस्काउंट वाली लाइन, सॉरी अमाउंट वाली लाइन है,
ये आपकी जो है मिक्स हो रही है उसमें, तो अगर कर्ली ब्रैकेट लगा है तो पता चलेगा अच्छा वो इफ एल्स इफ से बाहर है। तो हमेशा राय रहेगी कि आप इसके कर्ली ब्रैकेट खोल के बंद करके करिए कैलकुलेशन, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ डिस्काउंट वाली लाइन कहाँ है, सॉरी अमाउंट वाली लाइन किधर है। अब देखिए आप दिखाई पड़ रहा है कि आपका कोई भी कंडीशन ट्रू हो उसके बाद बाहर आओगे, क्योंकि इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर में चलता कोई एक ही कंडीशन है, तो जो भी कंडीशन चलेगी उसके बाद आपके अमाउंट पे आओगे और प्राइस में डिस्काउंट माइनस कर दोगे, बस बाहर आ गए। फिर डिस्प्ले में उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि नेम डिस्काउंट और अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, तो तीनों चीजें मतलब तीनों चीजें आपको प्रिंट करा देनी है। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि टेबुलर फॉर्म में करानी है नहीं करानी है, तो जब मेंशन नहीं करते हैं टेबुलर फॉर्म में तो आप अलग अलग प्रिंट करा दो, यानी अलग अलग एसओपी लेन सबका। लेकिन अगर टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल टाइप की बनाई है उन्होंने, जैसे कि हमेशा हर पेपर में बनी होती है, तो आपको इस तरीके से करना है जैसे ये यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का ये प्रिंटिंग है इस तरीके से। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम लोग खाली यहाँ पे अलग अलग प्रिंटिंग करेंगे। तो नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका नेम नाम का वेरिएबल था। यहाँ पे कई बच्चे प्लस लगाना भूल जाते हैं, कोई भी चीज नहीं होती तो पहले प्लस लगाते हैं उसके बाद ही नई चीज लिखते हैं, तो प्लस लगाना भूल जाते हैं या वेरिएबल का नाम ही भूल जाते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये एक चीज हो गई। उसके बाद नेम हो गया, फिर आपको डिस्काउंट, अब जो जो चीजें कही हैं वही चीजें प्रिंट कराना है, और मैसेज थोड़ा सा फुल देना है, जो भी उन्होंने कहा है उसके हिसाब से। डिस्काउंट डिस में है आपका, और फिर आपका नेट अमाउंट, डिस्काउंट आफ्टर, नेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। और यहाँ पे AMT लिख दीजिए। अब जैसे कई बच्चे भूल जाएंगे, वो अमाउंट लिख देंगे पूरा, अरे अमाउंट नाम का वेरिएबल ही नहीं दिया गया तो अमाउंट क्यों लिख दोगे, और ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट सब हट जाएगा। देखिए बच्चों प्रिंटिंग ऐसे होती है, कोई कंफ्यूजन हो बताओ, तीन चीजें प्रिंट सर अगर नेट अमाउंट की जगह सिर्फ अमाउंट लिखा है तो क्या मार्क्स कट जाएंगे? ना ना ना, मैसेज से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस मैसेज दिया होना चाहिए। आपने अपर केस में लिखा, लोअर केस जो सही तरीका है कि पहले लेटर अपर केस कर दो, और मीनिंगफुल लिखो। हम चाहते तो लिखते रियल में, जो सही मीनिंग है वो क्या है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, ये मैसेज हमें देना चाहिए था। यहाँ पर नेट अमाउंट जैसे मैंने लिख दिया ना, तो अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, ऐसे ये पूरा सही तरीका ये था। लेकिन आप यहाँ खाली अमाउंट लिखो, नेट अमाउंट लिखो, क्योंकि उनको वेरिएबल के नाम से मतलब है, AMT लिखा है नहीं लिखा है, प्रिंटिंग कराई है नहीं कराई है, बाकी मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए, जो मर्जी आए वो दे दीजिए। समझ गए? यस सर। तो उसके बाद अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या होता है, अब आपको यहाँ पर वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना होता है फंक्शन कॉल करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तरीका क्या है, क्लास का नाम लैपटॉप obj इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप, ये ऑब्जेक्ट बनाने की लाइन है, फिक्स लाइन है। क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास नेम, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे वैल्यू कोई भेजनी नहीं है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता बच्चों तो यहाँ से इस गोल वाले ब्रैकेट में फिक्स्ड वैल्यू ऊपर जैसा जैसा दिया गया है या जैसा जैसा कहा गया वही फिक्स्ड वैल्यू यहाँ से भेज सकते थे, लेकिन हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर obj.input, obj.compute, obj.display, बस ऐसे ही फंक्शन कॉलिंग करनी है। अब मैं एक बार जल्दी से आपको ये रेफरेंस के लिए चला के दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे ये चलेगा, जिससे कि आपके दिमाग में आइडिया रहे कि हाँ बस इतना ही तो होता है, कुछ होता ही नहीं। इफ एल्स इफ का नॉर्मल क्वेश्चन था वो फंक्शन के थ्रू बस ऐसे कन्वर्ट हो जाना, और ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपका इफ एल्स इफ का आना ही आना। जैसे कोई कहे बच्चा कहे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो इंपॉर्टेंट क्या कोई प्रोग्राम तो बता नहीं सकता कि ये वाला प्रोग्राम आएगा, सिर्फ आपको ये बताया जा सकता है कि किस टाइप का फिक्स प्रोग्राम आएगा, तो ये फिक्स प्रोग्राम है। अभी आपने देखा इससे पहले कोई दूसरा प्रोग्राम था, उसी को मैंने ओवरराइट करके ये प्रोग्राम बना दिया, दोनों इफ एल्स इफ के ही प्रोग्राम थे, तो वो तो बदलता रहेगा लेकिन फॉर्मेट नहीं बदलेगा। तो आप सबसे पहले देखिए क्या होगा जब ये प्रोग्राम चलेगा,
तो सबसे पहले आपका ऊपर इतना सारा प्रोग्राम बना है, लेकिन कंपाइलर कहाँ आता है? कंपाइलर सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को जानता है। तो सबसे पहले आपका कंपाइलर यहीं पे आएगा। फिर यहां पर आपका नीचे उतरेगा, देखेगा ऑब्जेक्ट बन गया है क्या? ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऊपर जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सबके लिए मेमोरी बनाएगा। जैसे कि नेम था और आपका डिस्काउंट था, अमाउंट था, इनके लिए मेमोरी बनाएगा। उसके बाद मेमोरी बनाने के बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू डालने के लिए। आप याद रखिएगा बच्चों, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ये जो पार्ट होता है ऑब्जेक्ट वाली लाइन में, इसी को कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहते हैं। तो यहीं से जंप करके, अब देखिए ये लैपटॉप कॉल हो रहा है ना, तो यहां से जंप करके आप कहां जाओगे? नीचे से सीधे जहां ऊपर लैपटॉप लिखा है वहां जाओगे, यहां आ जाओगे, यहां इस जगह पे आ जाओगे। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये इसीलिए वो वाली लाइन भी याद रखो जो कंस्ट्रक्टर को पढ़ाते समय बताई गई थी कि कंस्ट्रक्टर का नाम पहला पॉइंट क्या था? कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है। दूसरा काम क्या था कि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास के डेटा मेंबर, क्लास के ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम बच्चों डेटा मेंबर कहते हैं। क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कराना होता है। इनिशियल मतलब डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराना होता है अगर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर पैरामीटराइज है, जैसे कि इसमें कुछ वैल्यू दी गई होती, पैरामीटराइज होता, तो इसमें जो भी यहाँ वेरिएबल के नाम है वो यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। नेम इज इक्वल टू एन, प्राइस इज इक्वल टू पी, डिस्काउंट दिस इज इक्वल टू डी, ऐसे करके कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ दिए होते, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने होते। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही आएगा, इसलिए जो है आपको कुछ करना ही नहीं, बस ऐसे ही आपको बना देना है। तो ये इनिशियल वैल्यू पहुंच गई सारी मेमोरी में। मेमोरी में इनिशियल वैल्यू पहुंचने के बाद आप बच्चों याद रखिएगा प्रोग्राम लौट के वहीं जाता है जहां से कॉल होता है। तो यहां से कॉल हुआ था, नीचे इस जगह से कॉल हुआ था, तो यहीं पे वापस लौट आएगा कर्सर। फिर नीचे आएगा, ओबीजे डॉट इनपुट करेगा, इनपुट से जंप करके यहाँ पर इनपुट पे चला जाएगा। ये इनपुट पे आ गए। अब इनपुट में क्वेश्चन में जैसा बताया गया उसी हिसाब से आपको वैल्यू इनपुट करनी है। तो एंटर नेम और प्राइस खाली कहा गया था, तो बस एक्स्ट्रा क्या है, स्कैनर वाली लाइन लगाओ और एंटर नेम और प्राइस, नेम नेम के अंदर आ गया, प्राइस प्राइस के अंदर आ गया, बस इनपुट करा दिया। फिर ये भी फंक्शन वर्क करने के बाद वापस लौट के वहीं चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था। कहां से कॉल हुआ था? ओबीजे डॉट इनपुट से कॉल हुआ था। फिर यहां से ओबीजे डॉट कंप्यूट कॉल हो जाएगा। कंप्यूट से जंप करके आप कंप्यूट पे चले जाओगे, यहां आ जाओगे, ओबीजे डॉट कंप्यूट से वर्ड कंप्यूट पे आ जाओगे। और जो भी प्राइस दिया होगा, मान लीजिए आपने 10,000 प्राइस दिया, तो 10,000 छोटा है 25,000 से, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आएगा और 10,000 का 5% आपका निकल जाएगा। जो भी आएगा 5% वो आपका डिस में आ जाएगा। उसके बाद इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर के नाते आप यहां से डिस्काउंट निकालने के बाद सीधे आप यहाँ पे बाहर आ जाओगे। कहां पर? यहां आ जाओगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर से बाहर आ जाओगे। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए उसके बाद बाहर आ जाते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे 10,000 अमाउंट था, तो 10,000 रियल में ये हो क्या रहा है, ये मन में भी आपके होना चाहिए। 10,000 का 5% निकालना था, तो 5/100 कर दीजिए। 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, तो ये 100 है, ये 500 मल्टीप्लाई करा दो तो 500 निकल आया। तो 500 रुपए आपका डिस्काउंट निकला है। डिस्काउंट आपका 500 रुपए निकला है। उसके जब यहां आ जाओगे तो प्राइस माइनस डिस्काउंट करना है, तो यानी कि आपका 10,000 माइनस 500, तो कितना बच जाएगा बच्चों? 9,500। ये आपका अमाउंट निकल आया, ये आपका अमाउंट निकल आया 9,500। उसके बाद अब ये भी फंक्शन वर्क करने के बाद वापस लौट के वहीं चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था। तो यहां से कॉल हुआ था तो यहीं आ जाएगा। फिर नीचे उतरेगा और ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। डिस्प्ले से जंप करके आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गए और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू जो भी नाम था प्रिंट करा देगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 500 और नेट अमाउंट इज इक्वल टू 9,500 प्रिंट करा देगा। और फिर ये भी फंक्शन बच्चों यहाँ से वर्क करने के बाद वापस लौट कर यहाँ आ जाएगा और नीचे उतरोगे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। कोई बच्चा कोई छोटी मोटी चीज पूछना चाहता है? और ये क्लास करते रहने से आपको देखना कितना फायदा होगा, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आपको रिपीट करने पड़ेंगे, आपको सब आ जाएगा। जल्दी से बताओ बच्चों, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस यस बहुत आसान होता है, बस करना क्या है, करना यह है कि जो अगर आपको आता नहीं था तो आपको खाली हमारी फंक्शन वाली वीडियोस देख लेनी है और फंक्शन वाली वीडियो देखते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। और विद कंस्ट्रक्टर देखनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये प्रोग्राम विदाउट कंस्ट्रक्टर भी आ सकता है। अगर विदाउट कंस्ट्रक्टर आता है तो नीचे कहीं कुछ चेंज नहीं होगा बच्चों,
बस ये वाला पार्ट नहीं बनेगा। अगर कंस्ट्रक्टर मान लीजिए नहीं है तो ये वाला पार्ट, वेरिएबल के बाद वाला पार्ट, ये कंस्ट्रक्टर जो बनाया ये हट जाएगा, ये आपका खाली हट जाएगा और आपका प्रोग्राम इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। बाकी कोई चेंज नहीं, नो चेंज। विद कंस्ट्रक्टर है तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। विदाउट कंस्ट्रक्टर है तो ये ऐसे ऐसे होगा। बस इतना ही होता है कंस्ट्रक्टर, विद कंस्ट्रक्टर और विदाउट कंस्ट्रक्टर। क्लियर? समझ गए सारे बच्चे? यस यस सर। तो इसके लिए कोई नया लॉजिक ना दिमाग में लाइएगा कि कंस्ट्रक्टर वाले प्रोग्राम टफ होते हैं या कुछ अलग टाइप के होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए अब दूसरा प्रोग्राम है यहां पर कि प्रोग्राम टू एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ 20 इंटीजर्स, सॉर्ट द फर्स्ट 10 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नेक्स्ट 10 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 20 नंबरों में 2 बार सॉर्टिंग लगनी है, एक बार 10 नंबरों के लिए लगनी है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर होना है, और बाद के बचे हुए 10 नंबर जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर होना यूजिंग बबल सॉर्ट। फाइनली प्रिंट द कंप्लीट लिस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बताने वाला था, मतलब आने के लिए ये भी आ सकता है, लेकिन आएगा आपका सॉर्टिंग, अब चाहे वो किसी रूप में आए। तो ये एक सॉर्टिंग का टाइप है कि ऐसे भी घुमाया जा सकता है, तो आप इसको तुरंत देखिए। बहुत आसान है, बस लूप चलाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। और बबल शॉट याद होनी चाहिए, वो तो फिक्स है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, बबल शॉट आपको याद ही होनी चाहिए। इसमें तो कुछ खास कराया नहीं गया था, एक्चुअली कंप्यूटर फॉर्मेट हो चुका है तो बहुत सारा डेटा हमारा चला गया। हाँ देखिए, ये बबल शॉट ही लिखी है तो यहीं से काम चल जाएगा हमारा। ओके, बबल की स्पेलिंग क्या थी, भूल गए हम, जल्दी बताओ। BUBBL। BUBBL। पता था हमें। तो ये बबल हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर इनपुट करने हैं, 20 नंबर इनपुट करने हैं, और ये बी नाम के एरे की तो कोई जरूरत है ही नहीं हम लोगों को। ठीक है, अब आई जे टी रिव, तो रिव से कोई मतलब नहीं, टी से मतलब है, क्योंकि हमें स्वैपिंग तो करानी पड़ेगी, तो टी रखा हमने, आई जे रखा। अब यहाँ पहले 20 नंबर इनपुट करा दीजिए। तो 20 नंबर इनपुट कराने की यही तरीका है आपका। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 20, आई प्लस प्लस 20 नंबर इनपुट हो गए। एसओपीएल एंटर नंबर, ए ऑफ आई इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, बस इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद जो है, अब आपको क्या करना है, बबल सॉर्ट करनी है। तो यहाँ पे आधा आधा एरे का काम करना है। आधा एरे जो स्टार्टिंग के 10 नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर है, वो बाद के 10 नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आधा आधा काम करने के लिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पहले स्टार्टिंग के 10 नंबर कहां से कहां तक आएंगे, 0 से लेस देन 10। समझ में आ रहा है? 0 से लेस देन 10 का मतलब 0 से 9 तक आएगा ना? यस हाँ, तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे 9 माइनस 1 कर दो। 9 माइनस सॉरी 10 माइनस 1 माइनस आई लिखते हैं, तो 10 माइनस 1 करोगे तो 9 ही तो आएगा, तो डायरेक्ट ही 9 लिख दो, 9 माइनस आई लिख दो। j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 9 माइनस आई, j प्लस प्लस, और यहाँ j a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, और यहाँ t इज इक्वल टू a ऑफ j, और a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू t। बस हो गई बच्चों, स्टार्टिंग के 10 नंबर की सॉर्टिंग आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सॉर्टिंग आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सॉर्टिंग हमने बहुत बार पढ़ाई है। आपके पास कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे वीडियो मांगिएगा, सॉर्टिंग आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है, बाद के 10 नंबरों का हमें फिर से सॉर्टिंग करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये
याद रखिएगा ये ग्रेटर देन का साइन लगा है, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर हो रही है। अभी यहीं पे हम लेस देन लगा दें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या किया जाए, इसी को कॉपी कर लिया जाए, हमें बाद के 10 नंबर करने हैं शॉर्ट। तो देखो यहाँ पे जो 10 नंबर होने के बाद जो 11वां नंबर होगा वो किस इंडेक्स नंबर पे होगा, कोई बच्चा बताए? 10 10 पे होगा, बहुत अच्छा। 11वां नंबर 10 पे होगा और आखिरी नंबर जो है 19 पे होगा। तो यानी कि लेस देन 20 आप चला सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर आपको माइनस करने के सेंस में आप सोचो क्या करना पड़ेगा। 20 यानी 19 माइनस आई लिखें या कुछ और लिखें? यहाँ पर 19 माइनस आई लिख दें, बहुत अच्छा। और देखिए अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो क्या करें यहाँ पर? सर जे इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0 ही रहेगा। हाँ वो अच्छा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि अब उसको 0 थोड़ी नंबर उठाना है, अब उसको 10 से नंबर स्टार्ट। हाँ तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा बच्चों। अब उसको 10 से नंबर, क्योंकि 11वां नंबर 10वें वाले बॉक्स पे होगा, तो 10 से नंबर उठाना है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या चेंज करेंगे बच्चों? सर लेस देन का साइन। लेस देन का साइन लगा देंगे, हो गया। और बाकी ये फॉर्मेट सब बिल्कुल फिक्स है। टी को दोबारा हम यूज कर रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ऊपर वाला टी ने अपना काम खत्म कर दिया ना। अब दोबारा से टी ले लिया तो कोई जरूरत नहीं कि दोबारा से कोई नया वेरिएबल ले। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना बच्चों, आप बस प्रिंट करना है आपको। तो ये वाला कोड हटाया दिया जाएगा और प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पे चाहें तो ऑल नंबर्स, ऑल एरे नंबर्स आर ऐसे करके कुछ मैसेज देना चाहें तो अच्छा रहेगा। ऑल एरे नंबर्स मैसेज दे दिया, और अब आपको पूरा 20 का लूप चलाना है, और यहाँ पे आपको ए ऑफ आई प्रिंट करा देना है। ये प्रिंटिंग हमेशा ऐसे ही होती है। और उसके बाद आपका पब्लिक स्टैटिक वर्ड में क्लास 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, प्रोग्राम आपका हो गया। तो बबल सॉर्ट बच्चों फिक्स है। अब देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस में आप नंबर डाल दीजिए, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, जैसा चाहें। मैं जल्दी से कुछ ना कुछ डाले दे रहा हूं, ठीक है। 20 नंबर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा। अब देखिए ये आपका हुआ है, तो अब इसको देखना है आपको। देखिए स्टार्टिंग के 10 नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए, तो ऊपर जो मैंने नंबर स्टोर करा है उन्हीं में से है ये। अरे बाप रे, ये तो बैटरी नहीं लगाई यार। ओके, हो गया। हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 नंबर हैं ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों? यस सर। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 87 तक ये तो असेंडिंग ऑर्डर है। और बाद के नंबर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करने हैं, उसको अभी चेक करना है हम लोगों को कि हुआ या नहीं करना है। 87 के बाद से नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है हमें लग रहा है। देखें जरा कितने नंबर ले लिए इसने, 87 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर कहाँ से आ गए? फिर से देख लें, 187 तक तो हो चुका था ना। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये है। अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जरा यहाँ से चेक करो, अभी 45 वाला हम चेक कर लेंगे क्या गड़बड़ है। 143 है, फिर 98 है, फिर 67 है, 34 है, 21 है, और फिर ये गड़बड़ हो गया। ये आपका जो है क्या आ गया, 45 आ गया। अब ये अभी तक तो सही चल रहा था, 45 75 85 ये सब गड़बड़ हो गया। तो अब थोड़ा सा लॉजिक फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी। और सारे बच्चे ध्यान दें, 20 नंबर थे, कहीं ऐसा तो नहीं 25-25 का लूप चल गया या क्या है? 10-10 से, क्योंकि 11वां नंबर 10 पे ही होगा।
10 से स्टार्ट किया और लेस देन 20 यानी कि 19 तक गया होगा, और i इक्वल टू 10, i इज लेस देन 20, i प्लस प्लस, j इक्वल टू 10, j इज लेस देन 19 माइनस i, और j प्लस प्लस, ठीक है, और a ऑफ j लेस देन a ऑफ j प्लस 1, और t इज इक्वल टू a ऑफ j, a इज इक्वल टू a ऑफ j, j प्लस 1, j प्लस 1 t, बिल्कुल सब सही है। और ऊपर देखें 10 है, ये 9 हो गया, 9 माइनस i, j j j प्लस 1, i प्लस 1, कहीं किसी को कुछ दिखाई पड़ा है तुरंत बता देना, ठीक है, कुछ भी छोटा मोटा भी, क्योंकि हमें आइडिया चाहिए, वैसे मैं तो देख ही रहा हूं। ट्वेंटी का एरे लिया है, 0 से लेस देन 20, i प्लस प्लस, कई बार ऐसा हो जाता ना कि जे का लूप चला रहे हैं और यहाँ पे धोखे से i प्लस प्लस लिख दिया, तो ये भी कई बार प्रॉब्लम्स आई हैं। तो 9 माइनस i हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन है, सब सही है बच्चों। सब सही है, एक बार फिर से चेक करते हैं। नहीं तो फिर मैं पर्सनली उसको चेक करके अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो पहला नंबर मैं कोई बड़ा दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो 1 3 4 5 5 8 9 23 और 4 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 23 से देखिए, 23 से यहाँ से, तो 23 अगर पहला है तो ये 12 नहीं होना चाहिए, हाँ ये बड़ा है तो मान लीजिए ये छोटा है, ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है। इसको क्या कर, अच्छा वैल्यू इनपुट जो हुई है उसको जरा मैच कर लो कि छू भी रहा है या नहीं छू रहा है उसको। हमने लास्ट में 66 33 मैं लिख ले रहा हूँ, 2 4 नंबर, एक स्टार्टिंग के लिख लेता हूँ, एक एंडिंग के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 23 से ही मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर यहाँ पे 23 है, 23 12 है, और लास्ट वाला नंबर आपका 33 और 66 है। अब इसको मैनेज कर लीजिए, यहाँ पर मतलब चेक कर लीजिए। तो 33 66 सेम नंबर उतार दिया उसने, और 23 12 सेम। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, सर वो वाला लूप चला ही नहीं। यानी कि नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सॉर्टिंग ही नहीं हो रही है, मतलब जैसे थे वैसे ही नंबर उसने उतार दिए। तो ये तो गजब बेइज्जती हो गई कि सॉर्टिंग ही नहीं की उसने, यानी दूसरे वाले लूप से फर्क पड़ रहा है, जो कि गड़बड़ है, सॉर्टिंग ही नहीं की। अब 10वें नंबर से मैंने उठाया और 20 तक चला दिया, i प्लस प्लस 10वें नंबर से उठाया, और एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा इसको चला ही लेते हैं कि क्यों नहीं पकड़ रहा है ये। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं डेटा आपके सामने बनाऊंगा और फिर इसको देखते हैं। 23 से है तो खाली ये 10 नंबर हम लोग चला के देख लेते हैं। 23
12, क्योंकि इसको छुआ ही नहीं ना उसने, 34, 65, 87, 98, 70, 58, 33 और 66। ये आपका यहाँ पर 10 पे है, 30, ये आपका 10 पे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यहाँ तक गया। ओके, अब यहाँ पर आप बॉक्स बना लीजिए, 0, 1, 0 नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये बॉक्स बना लिए। अब आ जाइए प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में 10 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। 10 19 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। अब आपका यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका 10, और ये आपका 10 + 1 11 हो गया। तो 10 वाले बॉक्स पे आपका देखिए 23 है, 23, तो 23 यहाँ आ जाएगा, 23, और यहाँ पे आपका 11 पे 12 आ जाएगा। अब 23 बड़ा है 12 से, कंडीशन फॉल्स, सॉरी छोटा है, 23 छोटा है 12 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये अंदर आया ही नहीं। फिर आई जे प्लस प्लस होके आपका 11 हो गया, और यहाँ पे हो गया 12, तो 11 पे आपका क्या है, 11 पे आपका 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और 12 पे क्या है, 12 पे 34 है, 34 यहाँ आ जाएगा। अब 12 छोटा है 34 से, कंडीशन ट्रू, तो इन 3 लाइनों का मतलब है ए ऑफ जे पे जो भी नंबर है, तो यानी 11 पे आपका 12 है, वो टी में आ जाए। और यहाँ पे 12 पे कौन सा है, 12 पे 34 है, तो 34 आपका कहाँ चला जाए, आपका 11 वाले इंडेक्स नंबर पे, 12 वाले बॉक्स वाला नंबर 11 वाले बॉक्स पे आ जाए। तो 12 वाले बॉक्स वाला नंबर 34 था, वो 11 वाले बॉक्स पे 34 यहाँ पर आ जाएगा। और टी में क्या था, 12 था, वो कहाँ चला जाए, वो 12 वाले बॉक्स पे आ जाए। तो आपका सर हाँ तो मुझे सर जो स्टार्टिंग में जो 19 माइनस आई करेंगे तो आई में से 10 माइनस करेंगे तो वो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सर। हो जाएगी ना। एक मिनट तो फिर से, ये वाले लूप में देखिए, हाँ जे इज इक्वल टू 10, जे इज लेस देन 19, 19 माइनस आई कर रहे हैं, तो 19, आई में 10 है ना, हाँ तो तो 19 माइनस 10 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा, 9 आ जाएगा, और 9 फिर 10 इज ओहो, लेस देन 9, कंडीशन फॉल्स। हो, तो यही प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे माइनस करना था, जितना आई चल चुका होता है उतना ही माइनस यहाँ पे करना होता है। यानी अगर आई 10 है, आई जैसे 0 था, तो 0 यहाँ फिलहाल पहले 0 माइनस होना चाहिए, फिर 1 माइनस होना चाहिए, तब पीछे से सही आएगा। अच्छा एक चीज और बता दें, अगर भी ये माइनस आई वाला लॉजिक ना भी लगाएं तब भी आपका बिल्कुल सही चलेगा। ये सिर्फ एक बार बार चलाने से रोकने के लिए ऐसा करना होता है, वरना अगर आई वाला माइनस लॉजिक ना लगाएं, खाली 20 और 19 लिखे रहें, तब भी आपका बिल्कुल प्रॉपर सही चलता है। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा मैनेज करते हैं। तो पहले वाले कोड के हिसाब से, चलिए आप लोगों ने गलती पकड़ ली क्योंकि कहीं कोई गलती दिखाई नहीं पड़ रही थी। पहले वाले कोड के हिसाब से बच्चों यहाँ पर आप देखिए ये कर क्या रहा था, ये ऊपर वाले कोड में यहाँ आई 0 था, तो 9 माइनस 0 किया तो 9 ही रहा, ठीक है। और फिर अगली बार जब आई प्लस प्लस होके 1 हो जाता है, तो यानी कि ये आपका 9 माइनस 1 करता, तो एक कम चलता पीछे से, यानी पीछे से एक कम कराना है, तो यानी कि इसके लिए फिर आपको अलग से एक इंडेक्स नंबर अलग से चलाना पड़ेगा, जो 0 1 2 3 4 माइनस करवाए, इस लॉजिक के हिसाब से। एक क्योंकि ऊपर वाले लॉजिक में पहले 0 माइनस कर रहा है, फिर 1 माइनस करेगा जब आई प्लस प्लस होगा, और यहाँ ये क्या कर दे रहा है, ये 10 माइनस माइनस कर दे रहा है, बस यही गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और के नाम का वेरिएबल ले लेंगे, int k, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाना ही पड़ेगा आपको। int k इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, और यहाँ पे 19 माइनस k कर दीजिए, 19 माइनस k। अच्छा आप चाहें तो ये 0 यहाँ अगर चाहें ना डिक्लेयर करना, तो आप इसके अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे k लिख लिया,
और यहाँ पे एक से अधिक इनिशियलाइजेशन करने के लिए k इज इक्वल टू यहाँ k इज इक्वल टू 0 यहाँ डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाकर k प्लस प्लस कर दीजिए, k प्लस प्लस कर दीजिए। तो ये आपको अलग से, जैसे अगर ऊपर 0 डाला होता तो j वाले लूप के बाद k प्लस प्लस करना होता, अब यहीं डाल दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे माइनस k कर दिया, ये अपने आप होता रहेगा। चलो पहले हम लोग इसको जो है एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। -0 होना चाहिए था, ठीक है, और उसमें ज्यादा माइनस हो गया। ओके, फिर से मैं कोई बड़ा नंबर दे देता हूं। ठीक है, तो पहला वाला अभी भी सही चल रहा है, 1 2 3 4 5 8 23 45 और 67 और जो भी ये बड़ा नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बड़े वाले नंबर तक 10 नंबर हो गए। उसके बाद देखिए अब आपका 99 77 55 45 33 33 26 और 11 और 6 7 और 6 बिल्कुल सही चल गया ना? यस सर। हाँ, तो यानी कि ऊपर वाले लूप में जो काम कर रहा था आई, वो काम क्या था, मतलब जो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ वो ये देख लो। ऊपर वाले लूप में माइनस आई करने से जो काम हो रहा था वो क्या था, क्या कि आई पहली बार जब लूप चलता है जे वाला कंप्लीट, तो आई माइनस आई करने पर ये आई के पास 0 था तो 0 माइनस कर रहा था, और अगली बार जब एक रो की सॉर्टिंग हो जाएगी, एक बार हो जाएगी जो कि सॉर्टिंग होनी है, दोबारा आई प्लस प्लस करके फिर ये आई 1 हो जाता, तो 9 माइनस 1 कर रहा था, और यहाँ पे ये -10 कर रहा था, -11 कर रहा था। तो हमने जो -0 पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद अगली बार आई वाला लूप चले तो -1 करना चाहिए, फिर अगली बार लूप चले तो -2 करना चाहिए। उसके लिए हमने 0 -1 -2 करने के लिए k की सहायता ले ली, तो k इक्वल टू 0 ले लिया, माइनस k कर दिया, और k प्लस प्लस यहाँ हो ही रहा है, तो वो काम आपका हो गया साफ सुथरा। बाकी रियल में देखा जाए तो आई से ही काम चल रहा है। अब अगर हमने बताया ना कि अगर आप चाहें तो k वाला लॉजिक हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक्स में वही सब लॉजिक लिखा है इसलिए आप वही लिखिए, ना हटाइए, तो k वाला लूप यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, लेकिन हम लोग समझते समझते आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छा है ही। अगली क्लास में फिर से देखेंगे, और हो सकेगा तो क्लास रेगुलर भी करा देंगे। अभी 4 से 5 वाला क्रैश कोर्स चल रहा है ना, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्लास रेगुलर करा देंगे। और क्रैश कोर्स में जो भी बच्चे आते हैं वो भैया गैपिंग ना करें। गुरमीत, आपने लास्ट क्लास को गैप कर दिया, सीरीज खत्म हो गई, अब पैटर्न स्टार्ट कर दिया है मैंने लास्ट वाली क्लास में, तो पैटर्न देख के आइएगा पहला वीडियो। अगली क्लास में पैटर्न खत्म हो जाएगा, यानी कल, गड़बड़ ना कीजिएगा। साक्षी, आपका ये वाला नुकसान हुआ होगा बबल शॉट में, या आपने मैनेज कर लिया था साक्षी यादव? यस सर। नहीं, कह रहे हैं कि ये बबल शॉट सर में जो अभी मिस्टेक हो गई थी, ये वाला मैनेज कर लिया था आपने क्या? नो सर। और कॉपी चेक हो गई, नहीं चेक हो गई? नो सर नहीं। हाँ, तो देखिएगा, अगर टीचर ना ध्यान दे तो अच्छी बात है, वरना आपके सामने तो क्लियर सर हो ही एक्स्ट्रा गया। में किया। यस बेटा, एक्स्ट्रा में किया है, यस सर। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड की जाएगी। बाकी सारे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, अब आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहां कहीं आते थे अपना आना शुरू कर दीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल करके पूछ लीजिएगा या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। सर जिन्होंने पेपर बनाया वही चेक करेंगे। जिन्होंने पेपर बनाया है वही चेक करेंगे, यस सर। तो अच्छी बात है, चेक करें, देखें कि उन्होंने इस चीज को ध्यान दे पाते हैं, लेकिन बोलना नहीं कहीं किसी के सामने, पहले नो सर। नंबर मिल जाने देना। ठीक है, बाय बाय बच्चों।